हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जिसमें कि हम क्वेश्चन पेपर आज से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर यानी कि लास्ट ईयर जो आपके प्रश्न पत्र आए हैं, यानी कि लास्ट ईयर का जो प्रश्न पत्र है, लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ होगा 10th में साइंस का, उसमें किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन किन चैप्टर से कैसे प्रश्न आए हैं, कौन से टॉपिक से किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ उन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से लिखने हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ओके, और हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में केमिस्ट्री वाले पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि जो आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उनसे जो जो क्वेश्चन आए हैं वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, ये आपका 2022 का प्रश्न पत्र है विज्ञान का। ठीक है, विज्ञान चूंकि आपका तीनों ही आते हैं इसमें, आपके केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, साथ ही आपका नेचुरल साइंसेज के चैप्टर भी इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ किसके केमिस्ट्री के पोर्शन में जितने भी चैप्टर आपके आए हैं उनमें से जो क्वेश्चन बने हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न पत्र का अपना फॉर्मेट देख लीजिए। समय 3 घंटा है, 3 घंटा, और पूर्णांक मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो 80 हैं। 80 नंबर के का आपका प्रश्न पत्र है जिसको आपने 3 घंटे में करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको निर्देशों को अच्छे से पढ़ना होता है, जो इंस्ट्रक्शंस आपके लिए दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शन में आपका पहला इंस्ट्रक्शन है, इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि 30 क्वेश्चंस आएंगे और सभी आपको करने हैं, कंपलसरी है सारे क्वेश्चन। सेकेंड आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, प्रत्येक प्रश्न के लिए नियत अंक उसके सम्मुख दर्शाए गए हैं, यानी कि जो प्रश्न जितने मार्क्स में पूछा गया है उसके प्रश्न के सामने ही उसके लिए मार्क्स बताए गए हैं, कितने मार्क्स का लिखना होता है। इससे आपको क्या होता है, आइडिया हो जाता है कि हमें 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके लिए 1 लाइन लिखनी है या 2 लाइन लिखनी है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2-4 लाइन में उसको सम करेंगे। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन, ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर आप उसको विस्तृत उत्तरीय के तरीके से लिखेंगे। ओके, थर्ड है, प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 से 6 तक 1 अंक के प्रश्न, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो कैसा है, एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइसेस दी गई होंगी, उनमें से करेक्ट होगा। ओके, देन 2 से 6 तक 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 7 से 15 तक 2 अंक के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 से 24 तक 3 अंक के प्रश्न है। ओके, प्रश्न संख्या 25 से 30 तक 4 अंक के प्रश्न है। तो इस प्रकार से अंकों का विभाजन आपको बता दिया गया है। ओके, तो ये निर्देश है कि सभी प्रश्न करने हैं जो अनिवार्य है, और मार्क्स उनके चूंकि आगे लिखे गए हैं तो आप क्या कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे आंसर को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं, सभी विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो अभी हम पहले आपको क्वेश्चंस बता देते हैं कि कौन कौन सा आपका केमिस्ट्री वाले पार्ट में आ रहा है। ठीक है, किसमें, केमिस्ट्री में, यानी रसायन विज्ञान में। पहला क्वेश्चन है आपका, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 चॉइसेस या ऑप्शंस मिलेंगे आपको। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको उत्तर ही सिर्फ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है, यानी आंसर शीट में प्रश्न नहीं लिखने होते हैं, सिर्फ आंसर लिखना होता है। ओके, तो पहला प्रश्न है नंबर 1 का पहला, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान संभवतः होगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, एक सोल्यूशन है, कोई विलयन है जो क्या कर रहा है, आपके पास था रेड कलर का लिटमस और वो कैसा हो गया है, वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया है। तो लाल लिटमस ब्लू में कन्वर्ट कब होता है, जब कोई क्षार होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चे, क्षार होगा। तो क्षार क्या करते हैं, क्षार आपके लाल लिटमस पेपर को, लिटमस पत्र को कैसे कर देते हैं बच्चे, ये बना देते हैं टर्न्स ब्लू, यानी कि नीला कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि चूंकि वो सोल्यूशन, वो विलयन क्या कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो कोई क्षार होगा। और हमें पता है कि क्षार की जो पीएच वैल्यू होती है, जब हम पीएच पे उसका मान देखते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है बच्चे ग्रेटर देन 7, यानी कि 7 से ज्यादा होता है। ओके, और वहीं पर हमें पता है जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, वो नीले लिटमस को, नीला लिटमस होगा
नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं, वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। और इनका जो पीएच का मान होता है किसका, अम्लों का, वो क्या होता है बच्चे, वो होता है लेस देन 7, ठीक है, 7 से कम होता है, ठीक है। और इसको आप लिखेंगे, ये आपका 7 से ज्यादा होता है। क्षार का 7 से अधिक होता है। और अगर उदासीन है तो वो नीले और लाल लिटमस के साथ किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं देगा और उसका पीएच कितना होगा, एग्जैक्ट 7 होगा। तो यहाँ पे अ सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, यानी कि जो सोल्यूशन लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो वो क्या होगा, क्षार होगा। और क्षार का पीएच मैंने क्या कहा, 7 से अधिक होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में है 1, 4, 7 और 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4th 10 हो जाएगा, यानी उसका पीएच का मान कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि वो एक क्षारीय विलयन है और क्षार ही आपके लाल लिटमस को कैसा करते हैं, नीला कर देते हैं। ओके, चलिए नोट करेंगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। विरंजक चूर्ण यानी जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर होता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि विरंजक चूर्ण हमने क्या कहा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो बच्चे यहां पर आपको क्लोराइड कहां पर दिख रहा है, इस सेकेंड ऑप्शन में ही दिख रहा है। तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ये नेचुरल साइंस का क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। तो पराबैंगनी किरणों से कौन बचाता है, कौन सी गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ओजोन, ओजोन लेयर भी जिसे कहते हैं, ओजोन गैस। O3, ऑक्सीजन के 3 एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं जिसको O3 कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन थर्ड वाला जो है वो करेक्ट होगा। ओके, चलिए नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पर जो अब आपके जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनके मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। पहले आप प्रश्न देख लीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण बताइए। और क्या है, और है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए तथा इसके 2 उपयोग भी बताइए। तो उपयोग भी बताने कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ उपयोग में आता है। और निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। यहाँ पर 2 अभिक्रियाएं आपको दी गई हैं, समीकरण दी गई हैं उनके लिए, और उनको संतुलित करना है यानी बैलेंस करना है। ओके, और आपके पास क्वेश्चन है केमिस्ट्री से, 2 तत्वों X तथा Y के परमाणु क्रमांक क्रमशः 12 और तथा 17 हैं। X तथा Y की इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखिए। X तथा Y आवर्त सारणी में कहाँ स्थित हैं और इन तत्वों में कौन धातु और कौन अधातु है, ये भी बताना है, ठीक है। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो डिफरेंस कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 है, सहसंयोजी आबंध से आप क्या समझते हैं। मेथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बताइए। ये बहुत अच्छे से आपको चैप्टर में समझाए गए हैं सारे क्वेश्चन। और आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक ऐसी अधातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। अधातु का देना है, और क्या, कमरे के ताप पर द्रव होती है। ख, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, जो 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण भी देना है। इसके अलावा आपके क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छे से बताया गया था जब आपके धातु क्या बना रहे थे, ऑक्साइड बना रहे थे, तो वहां पर हमने उनकी प्रकृति भी समझी थी। ओके, चलिए, तेल तथा एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, या नाइट्रोजन उनमें क्यों मिलाई जाती है। और ख, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो कि आपने एसिड बेस के केस में देखी थी। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। तो आवर्त सारणी आपने देखी थी, उसमें पहले आपका जो फर्स्ट पीरियड है उसमें कौन कौन से तत्व हैं। इसके अलावा कार्बन के 2 अपर रूप
जब कार्बन का चैप्टर पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छे से अपर रूप उसके देखे थे। इसके अलावा सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ये भी हमने देखा था। सक्रियता श्रेणी क्या है वो हमने समझी थी। ओके, तो सारे क्वेश्चन वही हैं जो आप लोगों ने करे हैं। क्या होता है जब जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियम्स के साथ गर्म करते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है, बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है। और आपका ख है रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। ओके, चलिए, तो ये सारे आपके क्वेश्चन केमिस्ट्री वाले चैप्टर से आए हैं। इनके आंसर्स हम लिखेंगे, किस प्रकार से आंसर दिया जाएगा वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन था गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया जो हो रही है डबल डिस्प्लेसमेंट, उस अभिक्रिया का आपको क्या देना है, उदाहरण देना है। Double displacement reaction occur when a part of two ionic compound is exchanged and makes two new components. The pattern of a double displacement reaction is like this. कैसे? A, B plus C, D क्या करते हैं, आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, AD plus CB। तो हमने क्या दिखा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और किस प्रकार से ये बी इससे जाकर के मिल रहा है, डी इससे जाकर के मिल रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन हो रहा है, डिस्प्लेस हो रही है आपके एटम और दो एटम हो रहे हैं, इसलिए क्या कहा गया, डबल डिस्प्लेसमेंट कहा गया। ओके, चलिए नोट करेंगे। और चूंकि क्वेश्चन में आपको रिएक्शन लिखने को कहा है तो आप एक रिएक्शन लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप एक एसिड की रिएक्शन एक बेस से करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, Na के साथ Cl जा रहा है प्लस आपका H2O अलग हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से डबल डिस्प्लेसमेंट, और आप और भी आपके कई एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन होती है सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3, तो क्या बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है KNO3 प्लस सिल्वर ब्रोमाइड का अवक्षेप आपको प्राप्त होता है। ओके, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या है, एग्जाम्पल है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जब दो धातुओं के अलग अलग सॉल्ट आपस में प्रतिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, जब दो धातुओं के अलग अलग लवण अभिक्रिया करते हैं और क्या होता है, एक धातु दूसरी धातु को विस्थापित करके क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है, विस्थापित करके नया लवण बनाती है। तो जैसे आपने क्या देखा, हमने दो धातुओं के सॉल्ट लिए यहाँ पर, KBr और AgNO3 दोनों सॉल्ट हैं और इनको आपस में अभिक्रिया कराई, तो क्या हो गया, KBr से Br ने NO3 को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया। तो NO3 कहाँ आ गया, जहां पर ब्रोमाइड था, और जहां पे ब्रोमाइड नाइट्रेट था वहां पर ब्रोमाइड चला गया। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट भी आपने देखा, विस्थापन जहां हम क्या कहते हैं कि ज्यादा अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से हटा देती है। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में दो बार होगा, यानी कि दोनों लवण आपस में अभिक्रिया करके कुछ नए लवण बना रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विद वाटर एंड गिव इट्स टू यूजेस ऑल्सो।
तो आपको दो उपयोग भी लिखने हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के और साथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया भी लिखनी है। तो यहाँ पर सिर्फ रिएक्शन नोट बोला है लिखने के लिए, पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं पूरा, ठीक है। आंसर है रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस with water and water. When plaster of Paris absorbs water, it transforms into gypsum and so hardens, which accounts for the setting feature of plaster of Paris. Plaster of Paris क्या करता है, पानी को absorb करके gypsum बना लेता है, ठीक है, और जो कि क्या होता है, थोड़ा hard होता है as compared to plaster of Paris. The reaction of plaster of Paris plaster of couples with water is depicted as follows: CaSO4.2H2O CaSO4.half H2O। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, आपका एब्जॉर्प्शन दिख रहा है, तो ये जल अपघटन की अभिक्रिया आपको दी गई है। CaSO4.half H2O ये क्या होता है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन होती है 1.5 H2O, जल से होती है, इतना मोल लिया जाता है जल का, और फिर आपका क्या बनता है, जिप्सम बनता है। जिप्सम क्या है, ये है जिप्सम, CaSO4.2H2O, ठीक है, CaSO4.2H2O। चलिए, तो क्या लिखेंगे आप, प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जल से करने पर जिप्सम बनता है, ठीक है, या प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया ये है। और क्या पूछे गए हैं, उपयोग, यूजेस। तो आपने देखा है कहाँ किया जाता है, प्लास्टर में इसका यूज किया जाता है, जब कहीं फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो प्लास्टर लगाया जाता है, वहां यूज होता है। और मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग होता है, मूर्तियां या खिलौने बनाने में। मॉडल बनाने में किया जाता है। तो दो उपयोग लिखने हैं, तो आप कोई से भी दो लिख लीजिए। और चौक बनाने में इसका उपयोग होता है। चलिए, तो प्रश्न, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये रिएक्शन लिख लेंगे आप, यहाँ पर जिप्सम बन रहा है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन वाटर से हो रही है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर जल अलग हो रही है, वाटर अलग हो रही है, आपको वापस क्या मिल रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता हुआ दिख रहा है जिप्सम से। और हाँ, यूजेस कहा था, तो प्लास्टर जो किया जाता है हाथ में, हाथ पैर में, जब कहीं पर भी आपका फ्रैक्चर हो जाता है तो वहां पर हड्डियों को जोड़ने के लिए, तो वहां पर उपयोग होता है। मूर्तियां या खिलौने बनाने में उपयोग होता है। इसके अलावा मॉडल्स बनाने में इसका उपयोग, स्टैच्यू वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, The two elements X and Y have atomic numbers 12 and 17. दो तत्व हैं जिनका आपका परमाणु का क्रमांक कितना है, 12 और 17 है, ठीक है। तो आपको पता है जो ये X है, X का एटॉमिक नंबर 12 है, और 12 किसका होता है, मैग्नीशियम, Mg का होता है। वहीं Y का कितना है, 17 है। तो 17 क्या है आपका, 17 है Cl क्लोरीन, ठीक है। ये है आपका मैग्नीशियम और ये है क्लोरीन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का कॉन्फ़िगरेशन 2n² से आएगा, ठीक है। आपका x का कितना आ जाएगा, यानी mg का क्या आएगा, 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 2, 12 हो गए। क्लोरीन का क्या आएगा, 2, 8, 7। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, नोट कर लिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर
द एलिमेंट एक्स एंड वाई आर प्लेस्ड इन पीरियडिक टेबल। तो पीरियडिक टेबल में जो दोनों ही एलिमेंट है वो आपके थर्ड पीरियड में आते हैं। कौन से पीरियड में? तीसरे आवर्त में आते हैं। Mg और Cl कहाँ आते हैं? थर्ड पीरियड में आते हैं, यानी तीसरे आवर्त में। ओके, वर्ग की बात करेंगे तो Mg जो आपका है वो दूसरे वर्ग में है, और क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन आपका कहाँ आता है? वर्ग 17 में आता है। हेलोजन फैमिली जिनको कहा जाता है। ओके, चलिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा था कि एटॉमिक नंबर एटलीस्ट 30 तक आपको क्या करना है कि जितने भी आपके एटॉमिक नंबर 30 तक के जो तत्व हैं उनको अच्छे से याद कर लेना है। बाकी पीरियोडिक टेबल तो आपको अच्छे से लर्न करनी ही है, और कम से कम 30 परमाणु क्रमांक वाले आप तत्वों के बारे में ध्यान रखेंगे। जो मुख्य मुख्य धातुएं हैं आपकी या मेन जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उनका परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या है, उनकी आवर्त सारणी में स्थिति क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए, विच इज मेटल एंड विच इज नॉन मेटल इन दीज एलिमेंट। तो मैग्नीशियम आपका मेटल है और क्लोरीन आपका क्या होता है? नॉन मेटल होती है, ठीक है। Mg आपका क्या है? धातु, और Cl आपका क्या है? अधातु। चलिए, compare and contrast the arrangement of elements in Mendeleev's periodic table and the modern periodic table। यानी आधुनिक आवर्त सारणी और जो आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उन दोनों को कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन सबसे पहला यही है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो एटॉमिक वेट के या एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में वहां पर अरेंज किया गया था। हाइड्रोजन को वहां पर कोई स्थान नहीं दिया गया था। वहीं अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो यहाँ पर तत्वों के उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में लगाया था। इसके अलावा हाइड्रोजन को भी यहाँ पर स्थान मिल गया था। ओके, अबाउट Mendeleev's periodic table। Mendeleev's periodic table is an arrangement of elements in an increasing atomic mass order in a tabular form such that it reflects similarities and trends in the behavior of elements। ठीक है, यहाँ पर इनके व्यवहार में, तत्वों के व्यवहार में और गुणों में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। Mendeleev initially arranged elements one below the order in the order of increasing atomic weight। Elements having similar properties are placed nearby। Elements with similar properties are found in the same हॉरिजॉन्टल रोज। क्या किया गया था? हॉरिजॉन्टल रोज में 36 पंक्तियों में समान आपके जो गुण धर्म वाले या समान कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एलिमेंट्स से उनको एक साथ रखने का प्रयास किया गया था या आसपास रखा गया था ऐसे तत्वों को। ओके, वहीं अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉज स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि वो क्या होते हैं? अपने परमाणु क्रमांक की आवर्तिता, गुणधर्म उनके आवर्ती होते हैं। यानी कि क्या समझ में आया कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में उनको लगाया गया और फिर देखा गया कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में हमें सिमिलैरिटीज मिल रही है तत्वों के गुणधर्मों में। और वो सिमिलैरिटीज कहाँ देखने को मिली? वो हॉरिजॉन्टल रोज में ना होकर के आपके वर्टिकल कॉलम्स में देखने को मिली। हेनरी मोजले वाज द साइंटिस्ट हु स्टार्टेड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हेनरी मोजले ने इसको स्टार्ट दिया था। ही फाउंड दैट एटॉमिक नंबर इज अ बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट कंपेयर टू एटॉमिक मास। यानी परमाणु क्रमांक से हम ज्यादा अच्छे से गुणधर्मों को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। किसकी अपेक्षा? परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा। ओके, द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। जो वर्टिकल कॉलम्स यानी कि जो आपके क्या थे? ऊर्ध्वाधर जो समूह थे उनको ग्रुप वर्ग कहा गया। वहीं पर जो हॉरिजॉन्टल रोज यानी कि 36 पंक्तियां थी उनको क्या कहा गया? पीरियड्स यानी कि आवर्त कहा गया। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड। क्या था? 18 यहाँ पर वर्ग थे और 7 आपके क्या थे? आवर्त थे।
ओके, तो ये इन दोनों के बीच में क्या हो गए, डिफरेंसेस हो गए, कंपैरिजन हो गया दोनों का, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं हम, तुलना कि दोनों में क्या क्या है। ओके, तो बच्चों आज के सेशन में 2022 के प्रश्न पत्र के जो केमिस्ट्री चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमने सॉल्व किए। होपफुली सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत अच्छा आपका प्रश्न पत्र था, जितने भी क्वेश्चंस हमने पहले देखे हैं टॉपिक्स में वही क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर। तो आपको इतने क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से करनी है। इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक बन रहे हैं और किसी और प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है तो वो आपको अच्छे से तैयार करना है। आने वाले सेशन में हम क्या करेंगे, और इसी प्रश्न पत्र के जो क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं उनको हम देखेंगे। और आपने चूंकि एक बार प्रश्न पत्र देख लिया है तो आप भी स्वयं से हल करने का प्रयास करेंगे प्रश्नों को, ओके, और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहेंगे। बाकी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।